तक हमने अनाच्छादन में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती थी, अपक्षय, प्लस अपवर्धन। अपक्षय को हमने क्लियर कर लिया था। अब आता है हमारा अपवर्धन की क्रिया। अनाच्छादन की क्रिया तभी कंप्लीट होती है जब कोई चट्टान किसी भी भौतिक और रासायनिक कारणों से अपक्षयित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चली जाती। अपक्षय में केवल चट्टानें अपनी जगह पर ही विघटित होती है, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस के माध्यम से। अपवर्धन में क्या होता है कि जो चट्टानें विघटित हो गई हैं वो किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती। मतलब चट्टानों का, अपक्षयित चट्टानों का किसी भी प्रक्रम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होकर जाने की क्रिया अपवर्धन कहलाती है। ठीक है ना? तो अपवर्धन आपका क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि अपवर्धन एक्चुअली में जो होता है उसमें जो भी प्रोसेस काम करते हैं उस प्रोसेस के अंतर्गत चट्टानें बह कर के परिवहित होकर के दूसरे स्थान पर चली जाती है, वहाँ पर जाकर उनका निक्षेपण क्रिया संपन्न हो जाती है। अपवर्धन की क्रिया के अंतर्गत चट्टानों का अपवर्धन भी होता है और वहाँ पर अपवर्धित पदार्थ का निक्षेपण भी होता है। तो अपवर्धन की अगर हम कोई परिभाषा डेफिनेशन दें तो हम ये नहीं कह सकते कि अपवर्धन क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अपवर्धन का ना तो कोई अंत होता है और ना कोई प्रारंभ होता है। जब कोई चीज़ जहाँ से प्रारंभ होती है और वहीं पर जाकर के ख़त्म हो जाती है तो उसको हम एक साइकिल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से जो अपवर्धन की क्रिया होती है वो भी एक साइकिल के अंतर्गत क्रिया करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्थल भूखंड आपका ये ऊपर उठा हुआ है तो अपवर्धन क्रिया के माध्यम से चाहे उसमें प्रोसेस कोई भी काम करे, ये धीरे धीरे विघटित हो जाएगी और विघटित होकर के ये यहाँ पर समुद्र तली में इसका मटेरियल डिपॉजिट होता चला है। इस तरीके से यहाँ से इसका कटाव होगा और यहाँ से इसका भराव होगा और ये पुनः वापस एक इसी भूखंड में प्रारंभ हो जाती है। तो अपवर्धन क्रिया के अंतर्गत चट्टानें अपवर्धित भी, कोई उत्थित भूखंड अपवर्धित भी होता है और दूसरी जगह उस भूखंड का जो मलबा होता है वो दूसरी जगह जाकर के निक्षेपित हो जाता है। तो इसमें जहाँ से कोई क्रिया शुरू होती है अपवर्धन चक्र के अंतर्गत, जहाँ से शुरू होती है वहीं जाकर के ख़त्म हो जाती है, उसको हम अपवर्धन चक्र के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भू सतह के ऊपर सभी स्थल खंडों का एक क्रमिक विकास होता है। तो चाहो तो आप नोट कर लो, प्रत्येक स्थल खंड का एक क्रमिक विकास होता है और विभिन्न भू आकृतिक साधन और विभिन्न भू आकृतिक साधन असमान भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देता है। अपवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरोजन। लैटिन भाषा
शब्द से निर्मित हुआ है। और जिसका अर्थ होता है कुतरना। सबसे पहले 1785 में स्कॉटिश भूवैज्ञानिक जेम्स टर्टन भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। इनके अनुसार नो वेस्टेज ऑफ बिगनिंग, नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड। देखिए, हमने आइसोस्टेसी की थ्योरी पढ़ी थी। उसमें भी सबसे पहले जो सिद्धांत का प्रतिपादन, उसको आइसोस्टेसी थ्योरी को एक सिद्धांत के रूप में लाने का जो काम किया था वो किसने किया था? जेम्स टर्टन। किसने? हाँ, वही टर्टन ही है। और यहाँ पर भी जो आपका अपवर्तन चक्र को एक चक्र के रूप में जो सिद्ध करने का प्रयास किया था वो भी टर्टन ने किया था। तो अगर भूविज्ञान के क्षेत्र में देखें तो टर्टन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है, जिन्होंने हमेशा भूवैज्ञानिक दृष्टि से अनेकों ऐसे प्रयास किए थे जो हमें एक नई हाइपोथेसिस देने में सामने आई है। तो इसने जो टर्टन ने जो कहा था, जो 1785 में इन्होंने कहा था कि अपवर्तन एक चक्रीय पद्धति द्वारा क्रियान्वित होता है, और उनके अनुसार नो वेस्टेज ऑफ बिगनिंग एंड नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड। मतलब ना तो प्रारंभ, लिख लो इसको हिंदी में, ना तो आरंभ का कोई लक्षण है और ना ही अंत की कोई संभावना है। ना तो आरंभ का कोई लक्षण है और ना ही अंत की कोई संभावना है। देखो, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऊंचा उठा हुआ भूखंड होता है उस पर भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के माध्यम से वो चीज़ कहाँ पर जाकर उसका जो पदार्थ
परिवहित होता है वो हमेशा हमारे सरफेस का जो निचला स्तर होता है वहाँ पर जाकर के इकट्ठा होता है। तो इसके माध्यम से उत्थित भूखंड का अपरदन तब तक होता रहता है जब तक वो उत्थित भूखंड एक आकृति विहीन मैदान में नहीं बने, और वो ही आकृति विहीन मैदान बाद में अपरदन के द्वारा जो भी निक्षेपित पदार्थ होता है पुनः उस पर अपने उत्थान की क्रिया शुरू कर देता है और पुनः वो किस में बदल जाता है, पर्वत में बदल जाता है, और फिर वही पर्वत बाद में अपरदित होकर के समतल मैदान में बदल जाता है। तो ये एक तरह से एक चक्र होता है जो सर्कुलेशन में चलता है। अगर हम इस सर्कुलेशन की बात करें तो आपकी जो क्या कहते हैं इसका जो खाद्य श्रृंखला है उसमें भी अगर हम देखें तो छोटा जो जीव होता है वो बड़े को खाता है, बड़ा उससे बड़े को खाता है, और वो मतलब एक चेन के रूप में क्रियान्वित होती रहती है। इसी तरीके से अगर हम ये वाटर साइकिल देखें तो वाटर साइकिल भी डिपेंड करता है इस चीज़ का कि सबसे पहले क्या होता है, आपका वाटर वेपर बनती है, और वाटर वेपर बनने के बाद वो आपका बादल बन जाओ, और उसमें फिर वापस वो जो जल होता है धरातल पर आता है, और धरातल पर आने के बाद फिर वो समुद्रों में या किसी झील में चला जाता है और पुनः उसकी वाटर वेपर क्रिया होने लगती है। तो ये जो चक्र होता है वो ये चेन की तरह चलता रहता है, और जिसका हमें ये ज्ञान होता है कि अगर हम कहें तो ना तो हमें आरंभ का कोई उसमें हमें कोई लक्षण दिखाई देता है, और ना ही हमें अंत की कोई संभावना होती है। आरंभ में कोई लक्षण मतलब अगर कोई उत्थित भूखंड हो रहा उसका अपरदन होता है तो हमें ये दिखाई नहीं देता कि अपरदन कितना हो रहा है, और लास्ट में जब वो पूरी तरह से अपरदित हो जाता है तो उसका भी हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक वो प्लेन एरिया में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, इस मत के आधार पर इन्होंने एक समरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसके बाद 19वीं शताब्दी इसके बाद 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी का अंत हम कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में, और ये आता है अब आपका अमेरिकन जो भूगोलवेत्ता है W.M. डेविस। शताब्दी के अंत में W.M. डेविस, इसका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस ने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना एक अपरदन चक्र जियोग्राफिकल साइकिल इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक चक्र। प्रतिपादन किया।
डेविस के अनुसार कोई भी स्थल खंड का विकास कोई भी स्थल खंड एक ऐतिहासिक क्रम में विकसित होता है। और उसे इस क्रमिक विकास के अंतर्गत उसे इस क्रमिक विकास के अंतर्गत कई अवस्थाओं में से होकर के गुजरना। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें जो आपका मॉरिस का जो आपका साइकिल है, इसमें इन्होंने स्टेज को विशेष महत्व दिया। स्टेज मीन्स अवस्था, और ये अवस्था उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड की है। पहली आपकी यूथ स्टेज, सेकंड आपकी मैच्योर स्टेज, और थर्ड आपकी है ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो डेविस का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं को अपना आधार माना है कि जब कोई भी स्थलखंड विकसित होता है तो सबसे पहले उसको यूथ स्टेज के अंतर्गत होकर के गुजरना। यूथ स्टेज में क्या होता है कि जैसे आपका इस तरीके से यूथ स्टेज में सबसे पहले, मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि यूथ स्टेज में एक्चुअली क्या होता है कि यूथ स्टेज के अंतर्गत जिस तरह से मानव जीवन के अंदर युवा अवस्था में बहुत सारी अपने पास कैपेबिलिटी होती है, बहुत सारा अपने में ऊर्जा होती है, क्षमता होती है, और अपन भारी से भारी काम को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने यूथ स्टेज के अंतर्गत नदी को लिया है। इनका जो अपर्दन कार्य है वो उसमें जो प्रोसेस उन्होंने माना है उस प्रोसेस में रिवर को लिया है, रनिंग वाटर को लिया। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यूथ स्टेज के अंतर्गत जो नदियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा कटाव क्यों करती है, ये डिपेंड करता है आपका उस स्थलखंड पर जिससे होकर के वो आगे बढ़े। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका जो निर्माण हुआ है वो आपकी कठोर चट्टानों से हुआ है, यह आपकी मुलायम चट्टानों से हुआ है, या फिर वो चट्टानें आपकी हॉरिजेंटल अवस्था में या फिर आपकी वर्टिकल अवस्था। अगर कोई रॉक्स आपकी वर्टिकल अवस्था में होती है, इस तरीके से होती है, तो अगर उसका ऊपर का हिस्सा आपका हार्ड रॉक्स का या कोई लेयर आपकी इसमें से हार्ड रॉक्स की होती है तो वो हार्ड रॉक्स को इजीली नहीं काट पाती। लेकिन अगर उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है, तो वो हार्ड रॉक्स को भी आसानी से इजीली काट लेती है। तो इस अवस्था में कोई भी जो रिवर है अपने स्थलखंड का तेजी से कटाव करती है, और कटाव करने में वो अपनी घाटी को गहरा करती है। इसका तलस्थ कटाव सबसे ज़्यादा करती है, तली को काटती है, और तली को काटेगी तो वो क्या होगा, उसकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें एक्चुअली में 2 कटाव होते हैं, आपका एक तलस्थ कटाव, दूसरा पार्श्विक कटाव। तो यहाँ पर ये जो होता है वो आपका पार्श्विक कटाव होता है, और ये आता है आपका तलस्थ कटाव। तो युद्ध अवस्था में नदी में जितना वेग होता, पानी का जितना वेग होगा, जितनी उसकी क्रियाशीलता होगी, जैसी उसकी चट्टानों की प्रकृति होगी, उसके हिसाब से वो कटाव क्रिया तेजी के साथ करती है।
इसके बाद आपकी मैच्योर स्टेज आ जाती है। मैच्योर स्टेज में प्रौढ़ावस्था होती है। इस अवस्था में वो कटाव तो करती है, लेकिन उतना कटाव नहीं कर पाती जितना कटाव वो यूथ स्टेज में करती। और वो धीरे धीरे, दूसरी बात, जब आपका तलस्त कटाव करेगी तो उसका मलबा भी उसके साथ मिल जाएगा, और जब उसका मलबा मिलेगा तो उसमें लोड की मात्रा बढ़ जाएगी और हो सकता है उसका वेग कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो नदी है जो आपका ये कटाव कर रही है, वो इस तरीके से कटाव उसका होने लगेगा। मतलब वो तलस्त कटाव तो करेगी, लेकिन तलस्त कटाव के साथ साथ अपनी घाटियों को के किनारों को भी चौड़ा करने का काम। ठीक है, तो दिस इज है आपकी मैच्योर स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि नदी के अंदर वेग कम हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, और जब पानी की मात्रा कम हो जाती है, लोड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी कटाव क्रिया बहुत धीमी गति से होगी। किसी ओल्ड स्टेज को अगर किसी यूथ पर्सन का अगर हम कंपैरिजन करें, तो ओल्ड स्टेज में व्यक्ति जल्दी थक जाता है बजाय यूथ स्टेज के। तो यहाँ पर जाकर के जो नदी आपकी पहले वो तो करेक्ट जिसके खड़े डाल वाली भी शेप में होती थी, वो इस तरीके से हो जाएगी। मतलब पूरी तरह से वो अपनी भूमि का समतल करने का काम करेगी। तलस्त कटाव नहीं होगा, बल्कि वो क्रम से अपनी किनारों को चौड़ा करती जाएगी और अपनी घाटी को एकदम फैला देगी। और अंत में जाकर स्थिति ये हो जाती है कि वो अपने एरिया को, अपनी घाटी को एकदम काट के या उस पर निक्षेपण पदार्थ का करके उसको समतल कर देते। ठीक है, ये तो इन्होंने 3 स्टेजों का नाम लिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि डेविस ने अपने सिद्धांत में जो क्रमिक विकास की बात की थी, जिसमें उन्होंने स्टेज को प्रमुख भूमिका दी थी और मानव जीवन से एक कंपैरिजन किया था, लेकिन यहाँ ये जो अवस्था है वो मानव जीवन से हम उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मानव जीवन के अंतर्गत जो भी स्टेज आती हैं वो एक निर्धारित समय के अनुसार आती हैं और चली जाती हैं। उसमें ये नहीं होता कि अगर कोई आदमी ज़्यादा हष्ट पुष्ट है तो उसमें वृद्धावस्था बहुत देर में आए। 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मानव जीवन में हर चीज़ निर्धारित होती है, समय के अनुसार निर्धारित होती है। यहाँ पर जो स्टेज आएंगी वो आपकी जो भी प्रोसेस काम कर रहा है उसकी प्रकृति के अनुरूप आएंगी, और जिस स्थल खंड पर वो काम कर रहा है उसकी संरचना कैसी है उस पर निर्भर करेगी। अगर सपोज करो कि कोई भी स्थल खंड और उस पर आपका रनिंग वाटर काम कर रहा है और वो स्थल खंड आपकी लाइमस्टोन से बनी है, तो उसमें बहुत जल्दी ही यूथ स्टेज निकल जाएगा, बहुत जल्दी आपका मैच्योर अवस्था चली जाएगी और बहुत जल्दी ही वृद्धावस्था भी क्रॉस हो जाएगी। मतलब कोई टाइम उसका निर्धारित नहीं होगा। अगर आपकी उस जगह आपका सैंडस्टोन है, ये आपका कॉन्ग्लोमरेट चट्टान है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, उस स्थान पर अगर आपकी ग्लेशियर काम करती है तो उस समय आपकी यूथ स्टेज बहुत लंबे पीरियड का समय लेगी और बहुत लंबे समय तक उसकी ये अवस्थाएं क्रियान्वित या क्रियाशील होती रही। तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टेज का नाम लिया है उसमें केवल यही अंतर है कि डेविस के अपवर्तन चक्र के अंतर्गत जो भी अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं अपने निर्धारित समय के अंतराल पर नहीं आती। ठीक है।